आज मैं आपको अमेरिका के कुछ हॉस्पिटल्स के बिल दिखाता हूँ कि किस तरह हॉस्पिटल या इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं पेशेंट्स को बिलिंग करती हैं, कितने पैसे चार्ज होते हैं कुछ सर्विसेज के। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो लोग अपने हेल्थ केयर सर्विसेज कॉस्ट देते हैं वो किन किन तरीक़ों से अपने अस्पताल के बिल जो है चुकाते हैं। अमेरिका में क्योंकि हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्राइवेट रखे जाते हैं, कानूनी तौर पर आप किसी के प्राइवेट हेल्थ रिकॉर्ड किसी को शो नहीं कर सकते। किसी ने ये अपना बिल जो है मेरे साथ शेयर किया है, उनकी पर्सनल डिटेल शो किए बगैर मैं उनका जो खर्चा कितना हुआ है वो सिर्फ आपको दिखाता हूँ। अब इस हॉस्पिटल बिल में एक सर्विस जो परफॉर्म हुई है, ये जो भी हैं वो हॉस्पिटल गए थे, उनको बेहोश किया गया किसी सर्जरी के लिए, किसी भी प्रोसीजर के लिए। तो एनेस्थीजिया की जो कॉस्ट है, जो बेहोश करने वाली सर्विस है, उसके चार्ज हुए हैं टोटल $20,000। ये हॉस्पिटल ने $20,000 चार्ज किए हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जिनसे इनका इंश्योरेंस था, वहाँ से उन्होंने $10,000 जो है वो माइनस करवाए हैं और $7,000 इंश्योरेंस ने पे किए हैं। और इसके बाद जो जिनका भी ये बिल है, उनको इंश्योरेंस के बाद अपनी जेब से तकरीबन $2,200 $2,200 देने हैं, सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के जो बेहोश करने की सर्विसेज हैं। अभी एक और दूसरा बिल मेरे पास है, ये दूसरे पेशेंट का है। उनकी जो सर्विस थी हॉस्पिटल में वो मैटरनिटी की थी, बेबी डिलीवर हुआ था, और उसके जो हॉस्पिटल ने चार्ज किए हैं, जो डॉक्टर ने बेसिकली सिर्फ ये डॉक्टर की फ़ीस है आई थिंक, और जो डॉक्टर ने चार्ज किए हैं वो है तकरीबन $1,900। और $1,900 में से जो इंश्योरेंस ने पे किए हैं वो तकरीबन $900 पे किए हैं, और उसके बाद कटा के आखिर में कुछ और एक दो चीज़ें और हटा के जो है पेशेंट को आखिर में तकरीबन $900 अपनी जेब से पे करने हैं इंश्योरेंस के बावजूद। उसके बाद ये एक तीसरा बिल है, ये तीसरे पेशेंट का है, और उन्होंने जो सर्विस यूज़ की है वो यहाँ पे एक अर्जेंट केयर फैसिलिटी में, यानी अगर आप कभी बुखार हो जाए, हल्का फुल्की तबीयत ख़राब हो जाए, तो अर्जेंट केयर ऐसे सर्विसेज यहाँ पे होती हैं जिनमें आप अपॉइंटमेंट बनाए बगैर जा सकते हैं। और उसमें जो उन्होंने बिल चार्ज किया है बेसिकली वो है तकरीबन $170। और इस $170 में से ये जो पेशेंट हैं इनको कुछ भी देना नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस है वो मुकम्मल तौर पर ये चीज़ कवर करती है। अच्छा जी, ये तो हो गई कुछ बिल्स। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस काम करता है, और अगर आप अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं या कभी आने का प्लान करते हैं तो किस तरह हेल्थ कॉस्ट कवर होती हैं। सबसे पहली तो अमेरिका में कहीं पे भी आप मेजॉरिटी जगहें जहाँ पे अगर इमरजेंसी की सूरत है, आप इमरजेंसी का शिकार हैं, कोई इमरजेंसी रूम में आपको जाना, किसी अस्पताल में जाना पड़ जाए, तो वो आपको सर्विस डिनाई नहीं कर सकते। मीनिंग ये कि अस्पताल में जाने से ये नहीं होगा कि जी पहले पैसे दें और आपको हेल्थ के नहीं, वो आपको हेल्थ सर्विसेज देंगे। बिल जितना इनका मीटर चल रहा है, जो भी चलेगा वो चलता रहेगा, लेकिन आपको इमरजेंसी सर्विस जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आपकी इलेक्टिव प्रोसीजर है, यानी कोई पहले से वो इमरजेंसी नहीं है और पहले से आपको डॉक्टर अपॉइंटमेंट बनाना है, तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट बनाते हुए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बुनियादी तौर पे यहाँ दो किस्म के इंश्योरेंस हैं, एक तो एक हुकूमत की तरफ से है, दूसरा प्राइवेट इंश्योरेंस है। मैं पहले प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हुकूमत का जो इंश्योरेंस जो मिलता है पब्लिक के लिए, वो या तो 65 साल 60 65 साल से ऊपर के लोग जो होते हैं उनको फ्री में मिलता है, या तो फिर जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी अमेरिका में एक डिसाइड की गई है पॉवर्टी लाइन, वो तकरीबन आप जिस किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो अराउंड $35,000 $30,000 से $35,000 अगर आप साल के बनाते हैं या उससे कम आपकी तनख्वाह है, इनकम है, तो आपको वो फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। अदरवाइज़ ऊपर नीचे इसमें हो सकता है किस रियासत में आप रहते हैं उससे ज़्यादा अगर आप पैसे बनाते हैं तो आपको फ्री में इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है कि जी आप प्राइवेट इंश्योरेंस कैसे लेंगे अमेरिका में। सबसे आसान या सिंपल तरीका जो है प्राइवेट इंश्योरेंस हासिल करने का, वो अमेरिकी हुकूमत की एक वेबसाइट है healthcare.gov। इस वेबसाइट पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक अपनी प्रोफाइल बनानी है, और उस प्रोफाइल में आपको अपने कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपकी इनकम कितनी है, वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। जब वो इन्फॉर्मेशन आप डाल देंगे तो आपकी इनकम की बेस पर हुकूमत जो है आपको कुछ क्रेडिट देती है, कभी $100, कभी $200, कभी $500 महीने के, डिपेंडिंग ऑन आपकी इनकम कितनी है। और उसके बाद फिर जितने भी प्राइवेट प्लान्स मौजूद हैं अमेरिका में, आपके शहर में, आपके रियासत में, वो आपको दिखा दिए जाएंगे, और उसमें से फिर आप पिक करेंगे कि किस प्राइस का प्लान आपको पिक करना है। अमूमन ये प्लान जो हैं, अगर आप 4 लोगों की फैमिली की बात करते हैं, मियाँ बीवी 2 बच्चे हों, तो
$400-500 से लेकर $2000 तक पर महीने के ये प्लान आपको मिल सकते हैं। अच्छा जी, एक मर्तबा अगर आप प्लान जो है पिक कर लेंगे किसी भी कंपनी का, तो उसमें 2-3 चीज़ें बुनियादी तौर पर समझना ज़रूरी है। किसी भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस का आप प्लान ख़रीदेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक मर्तबा आपने हेल्थ केयर प्लान ख़रीद लिया तो बस उसके बाद इंश्योरेंस जाने और डॉक्टर जाने, अस्पताल जाने, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको पैसे देने हैं। कौन-कौन से पैसे देने हैं? अब उसमें 2-3 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस का जो आपको प्लान मिलता है, उसमें एक चीज़ होती है डिडक्टिबल। मीनिंग ये कि जो भी आप इंश्योरेंस लेते हैं, वो साल का आपको एक डिडक्टिबल देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि $1000 या $1500 या $2000। ये वो रकम है जो पहले आपको पे करनी है। यानी अगर आप अस्पताल में जाते हैं और आपका $10,000 का बिल है, तो वो पहले $1500 जो डिडक्टिबल हैं, वो आपको देने हैं। उसके बाद इंश्योरेंस पे करना शुरू करेगा। ये बात ज़हन में रखनी है। दूसरी इस इंश्योरेंस में चीज़ आ जाती है कोपे। कोपे ये होती है कि डिडक्टिबल के बाद भी अगर सॉरी, डिडक्टिबल से पहले भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें अस्पताल वाले जो हैं इंश्योरेंस वाले, वो पूरी की पूरी कॉस्ट कवर नहीं करते। वो ये कहते हैं कि कोई सर्विस है तो इसके 80% हम देंगे और 20% आप देंगे। तो डिडक्टिबल मीट करने के बाद अगर कोई ऐसी सर्विस है जो $100 आपको चार्ज हुई है और आपका 80-20 का रेशो है, तो उसमें से $20 आपको देने हैं और $80 जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। या अगर 30-70 का रेशो है तो $30 आपको देने हैं, $70 उनको देने हैं। $1000 हैं तो $200 आपको देने हैं, $800 वो देंगे। अब ये डिडक्टिबल मीट हो गया, उसके बाद आप कोपे भी पे कर रहे हैं, लेकिन कोपे भी पे करते करते एक ख़ास लिमिट तक अगर आप पहुंच जाते हैं, जिसे इंश्योरेंस कंपनी आउट ऑफ पॉकेट मनी कहती है, तो वो आउट ऑफ पॉकेट की लिमिट भी हर इंश्योरेंस की अलग होती है, जो कि डिडक्टिबल से ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। पहले तो आप डिडक्टिबल मीट करेंगे, उसके बाद कोपे देते देते अगर आप एक उस ख़ास रकम पे पहुंच जाते हैं, फ़र्ज़ करें आपका डिडक्टिबल $2000 है, तो हो सकता है कि आपका आउट ऑफ पॉकेट जो लिमिट होगी वो 4000, 6000, 8000 जो भी डॉलर होगी। वो कोपे करते करते अगर आप $8000 तक पहुंच जाते हैं साल के अंदर, सालाना, उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं देना। उसके बाद जो भी आप सर्विसेज लेंगे तो वो इंश्योरेंस पे करेगा और आपने अपने जो भी 6-7-8 हज़ार आउट ऑफ पॉकेट है वो मीट करनी है, वो आपको देने हैं। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑफ कोर्स अमेरिका में कहते हैं कि जिसने हेल्थ केयर इंश्योरेंस का मामला समझ लिया, उसके लिए कुछ और चीज़ समझना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा अ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी करते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस सिरे से लेते ही नहीं है, बिकॉज़ वो पहले से बैठ के कैलकुलेट कर लेते हैं कि जी अगर मैं $500 महीने के इंश्योरेंस के दूंगा तो वो तकरीबन कोई $6000 मेरे साल के हो जाते हैं। उसके बाद मैं डिडक्टिबल दूंगा, फलाना ये वो खर्चे मिला के अगर मैं $10,000 $12,000 सालाना खर्च कर रहा हूँ अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो मैं क्यों हेल्थ कंपनीज़ को दूँ। और अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी मेरे पास आती है या तबीयत ख़राब होती है, तो मैं कैश में ही पैसे दे दूंगा, जो कि यहाँ पे लोग एक्सेप्ट करते हैं। अर्जेंट केयर वगैरह में या डॉक्टर्स की फ़ीस में जहाँ कहीं $100, $150, $200 अगर आपको मिल जाए तो वो तो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं शायद। लेकिन अगर आप खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उसमें जो बिल बनता है वो इतनी आसानी से अपनी जेब से कोई भी अमेरिका में पे नहीं कर सकता। उसके लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है और आप किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं और आपका बिल 10, 20, 50, $60,000 रन कर गया है, तो उसमें फिर 2-3 ऑप्शंस लोगों के पास बचते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि अक्सर औकात अगर आपकी इनकम कम है, अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है और आपके एसेट्स या कुछ वो नहीं है आपके पास, आप दे ही नहीं सकते पैसे, तो अक्सर बड़े नेटवर्क्स जो हॉस्पिटल के हैं वो आपका बिल जो है बनती हद तक रिड्यूस कर देते हैं। मैंने देखा है यहाँ बहुत सारे लोगों का 70-80%, इवन 90% तक लोगों का जो है हेल्थ बिल जो है रिड्यूस हो जाता है। आपको सिर्फ उनको एक एप्लीकेशन फिल करके बताना पड़ता है कि आप फाइनेंशियली इस काबिल नहीं है कि आप वो पैसे दे सकें। उसके अलावा अगर जो बचे पैसे हैं वो भी आप नहीं दे सकते, तो हॉस्पिटल्स बहुत सारे जो हैं आपको पेमेंट प्लान पे भी ले जाते हैं कि आप अच्छा जी एक साथ पेमेंट ना करें, आप मंथली पे करें, $100, $50, $200 जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आप पे करें। अगर ये बिल भी आप पे नहीं करते, तो एक चीज़ जो इंश्योरेंस या हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर ऑफिस कर सकते हैं,
वो ये कि आपका जो अनपेड बिल है, आप जो बिल पे नहीं कर रहे, वो कलेक्शन एजेंसी को यहाँ भेज दिया जाता है। यहाँ पर अमेरिका भर में फाइनेंशियल कलेक्शन एजेंसीज मौजूद हैं जो लोगों से पैसे वसूल करने जाते हैं। ये हॉस्पिटल वाले या बाकी लोग खुद तो दरवाज़ा आपका खटखटा के पैसे वसूल नहीं करते, ये ऐसी एजेंसीज को हायर करते हैं। ये एजेंसीज क्या करती हैं, वो भी आपके पास खुद नहीं आते कलेक्ट करने, आपको लेटर्स भेजते हैं कि जी आपका इतने बिल ड्यू है, आप शराफत से उसको पैसे दे दीजिए। क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर कलेक्शन एजेंसी जो है वो डिपेंडिंग ऑन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लेती है। और उस लीगल एक्शन के नतीजे में या तो आपसे कानून के ज़रिए पैसे वसूल किए जाते हैं, या फिर अमेरिका में फाइनेंशियल क्रेडिट सिस्टम है, आपका क्रेडिट रिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये रिपोर्ट कर दिया जाता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कुछ पेमेंट्स पे आप डिफ़ॉल्ट रहे हैं, आप वक्त पे पैसे नहीं देते, तो वो आपके क्रेडिट को स्कोर करती है वो चीज़। और लॉन्ग रन में आप कहीं से लोन नहीं ले सकते, वो आपकी शायद जॉब भी अफेक्ट कर सकती है, यानी बहुत सारे फाइनेंशियल मसाइल में आपको इन्वॉल्व कर सकती है। तो उससे बचने के लिए लोग फिर या तो पेमेंट प्लान्स पे चले जाते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस देखते हैं कि किस तरह वो बिल पे करें। कुछ स्टेट्स में आपका जो अगर मेडिकल का बिल है, पहले का है, यानी फ़र्ज़ करें कि आज आपको कोई सर्विस हॉस्पिटल में हुई है और आप वो बिल पे नहीं कर रहे, तो 1 महीने बाद अगर स्टेट का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, तो कुछ स्टेट में ये भी ऑप्शन है कि आपके बैक बिल्स जो हैं वो पे कर देते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो आपको सबसे बेहतर रास्ता, अगर कोई लो इनकम अमेरिका में है तो उनके लिए बेस्ट रास्ता ये है कि जिस स्टेट में आप रहते हैं सबसे पहले उस स्टेट का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, वहाँ से आप मेडिकेड के ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से मेडिकेड का इंश्योरेंस मिल जाता है आपकी इनकम बेस पे, तो आपको फिर कोई और इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें ये मसाइल आपको हो सकते हैं कि उस मेडिकेड को बहुत सारे डॉक्टर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी का जो इंश्योरेंस होता है वो मोस्टली सारे एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वहाँ से फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं। जो हुकूमती इंश्योरेंस है उसमें उनकी थोड़ी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी लेट पेमेंट व्हाटएवर मसले हैं, उसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर्स उन इंश्योरेंस को एक्सेप्ट नहीं करते। ये कुछ बेसिक ओवरव्यू था, एक डिटेल मैंने सोचा, बहुत सारे लोग अक्सर पूछते थे कि हेल्थ केयर अगर अमेरिका में लें तो किस तरह है, तो मैंने सोचा उसको लेआउट कर दूँ। आई एम श्योर उसमें भी कुछ बहुत सारी डिटेल्स जो होंगी, माइनर डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर पाया, बट इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।